हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने नेशनलिज्म इन इंडिया सीरीज के अंतर्गत एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज हम लोग इसको पढ़ेंगे, जो है आपका रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग मस्कर या जलियांवाला बाग इंसिडेंट। ये आपके बोर्ड के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और तैयारी के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है हम लोग इस टॉपिक का विस्तार से चर्चा करेंगे। कई बार जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाई डिड महात्मा गांधी डिसाइड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रौलट एक्ट, एक्सप्लेन एनी 3 रीजंस, है ना। सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जो है 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आज हम लोग इसी को जानेंगे कि ये रौलट एक्ट है क्या, ठीक है, और रौलट सत्याग्रह क्या है। इन दोनों चीजों की हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो है वो कब हुआ था और उसकी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रौलट एक्ट है क्या। ठीक है, रौलट एक्ट की हम बात करें, ये एक तरीके का ऐसा काला कानून था, ठीक है, जिसमें जिसको कि किसी तरीके से कोई भी राष्ट्रवादी स्वीकार नहीं कर सकता था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था और इस दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए जाने वाले इस तरह के कानून का हर जगह विरोध होना भी तय था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रौलट एक्ट क्या है। रौलट एक्ट जो है इसको मार्च 1919 में लागू किया गया था, ठीक है, और ये इसको ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको काले कानून के नाम से भी जाना जाता है। काला कानून क्यों कहा जाता है? काला कानून इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये है कि ये ब्रिटिश इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लागू किया गया था, ठीक है। और आपको पता है कि जो भारतीय सदस्य थे, जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, जो कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, उन सभी लोगों के विरोध के बावजूद भी इस काले कानून को लागू कर दिया गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से भारतीय राष्ट्रवादियों की बातों को मानने से इनकार कर दिया और इस कानून को लागू कर दिया। ये कानून जो है इस तरीके का था जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनॉर्मस पावर मिल गई थी, असीमित शक्तियां मिल गई थी, जिसके अंतर्गत वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है उसको रिप्रेस कर सकता था, ठीक है। इट गेव द इनॉर्मस पावर टू द गवर्नमेंट टू सप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड ऑल्सो अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। ये एक तरीके का मार्शल लॉ के तरह से था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जो है बिना कारण बताए 2 साल के लिए उसको बंदी बनाया जा सकता था। कहीं पर भी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। 2-4 लोगों से अधिक अगर इकट्ठा होते थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। राजनीतिक गतिविधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया गया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था, उन प्रयासों को कुचलने के लिए, उन प्रयासों को दबाने के लिए इस तरीके के काले कानून ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पर बनाए जाते रहे हैं। रौलट एक्ट उनमें से एक है, ठीक है। और ये कानून जो है वो आपको पता ही है कि हमारे जो राष्ट्रवादी हैं वो आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते थे। और खास तौर से ये दौर है जब हम सारे लोग बात कर रहे थे, अभी इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा किया था महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी जी आए थे और सफलतापूर्वक उन्होंने सत्याग्रह किया था, ठीक है। चंपारण का सत्याग्रह किया था, खेड़ा का सत्याग्रह किया था और उसके बाद में अहमदाबाद में सत्याग्रह किया था। तो लगातार सफलतापूर्वक वो सत्याग्रह कर रहे थे और इन सारी चीजों से जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट घबराई हुई थी। महात्मा गांधी जी इस तरीके के लागू किए गए काले कानून पर चुप नहीं रह सकते थे, ठीक है। और इसका परिणाम ये होता है कि महात्मा गांधी जी जो है वो डिसाइड कर देते हैं और नेशन वाइड नॉन वायलेंट सत्याग्रह के लिए, एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस के लिए, ठीक है, कि जो है नागरिक अवज्ञा, सविनय अवज्ञा करने के लिए कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाए गए इस तरीके के कानूनों की जो है वो अवज्ञा करनी चालू हो जानी चाहिए या नहीं माना जाना चाहिए, ठीक है, बाय गांधी जी फॉर सच अनजस्ट लॉज। और उन्होंने जो है वो तय कर दिया कि 6 अप्रैल 1919 से जो है वो इस तरीके की
इस तरीके का सत्याग्रह किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए ऐसे कानून के खिलाफ जहां पर किसी भी व्यक्ति को बिना कोई कारण बताए कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, 2 साल तक के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो ये सत्याग्रह चलाने का घोषणा की गई, ठीक है, इस सत्याग्रह को लोगों के द्वारा जो आंदोलन किए गए, है ना, अहिंसात्मक रूप से, या जो विरोध प्रदर्शन किया गया, ये आंदोलन, ये प्रदर्शन, ठीक है, ये सब जो है रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। तो एक बात तो आप क्लियर समझ लीजिए कि रॉलेट एक्ट वो था जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें किसी भी तरीके के राजनीतिक गतिविधि को चलाने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। साथ ही साथ में किसी भी व्यक्ति को जो कि राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता था उसको अनावश्यक रूप से बंदी बना दिया जाता था 2 साल के लिए। और इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी जी के द्वारा जो अहिंसात्मक आंदोलन चलाया गया उसको रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो ये कानून चलाया जा रहा था, इसके खिलाफ जगह जगह पर रैलियां होने लगी, लोग इकट्ठा होने लगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने लगे, इस तरीके के कानूनों का विरोध करने लगे। ठीक है, हड़तालें होने लगी, कर्मचारियों की हड़तालें होने लगी, सब जगह पर कर्मचारी इकट्ठे हुए और उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करने से मना कर दिया। ठीक, और जो है पूरे देश में इस तरीके का जो है वो विरोध प्रदर्शन चलने लगा इस काले कानून के खिलाफ। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो शांत नहीं रह सकती थी, इसका उसने जो है बहुत ही कठोरता पूर्वक, निर्दयता पूर्वक और बर्बरता पूर्वक दमन करना जो है शुरू कर दिया। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड टू क्लैम्प डाउन द नेशनलिस्ट, उनको अपमानित करने के लिए और साथ ही साथ में इस तरीके के आंदोलनों को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे कठोर कार्यवाहियां की जिससे जो है ये आंदोलन धीमा पड़ जाए, इस आंदोलन की गति जो है वो कम पड़ जाए। सबसे पहला काम तो उनका यही था कि जो है उन सारे राजनीतिक नेताओं को जो है वो पकड़ करके बंदी बना लिया, उनको उठा लिया गया। ठीक है, पकड़ करके बंदी बना लिया गया और उनको जेलों में डाल दिया गया। ठीक, महात्मा गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक लगा दिया गया। महात्मा गांधी बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। 10 अप्रैल का जो दिन था वो और भी ज्यादा जो है इस पर्पज से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 10 अप्रैल के दिन क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एक शांतिपूर्ण जो भीड़ प्रदर्शन कर रही थी उस शांतिपूर्ण भीड़ के ऊपर गोलियां चला दी। ठीक है, और साथ ही साथ में बैंकों के ऊपर अटैक किए गए, पोस्ट ऑफिस के ऊपर अटैक किए गए, रेलवे स्टेशन के ऊपर अटैक किए गए। इन सब ये सारी जो घटनाएं वो सत्याग्रहियों के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, अब ऐसी दशा में जो है वो कठोर रिएक्शन होना जो है वो लाजमी था और उस कठोर रिएक्शन के तहत मार्शल लॉ को लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ एक तरीके का जो है ऐसा शासन जहां पर जो है किसी भी तरीके से गैदरिंग नहीं हो सकती, 2-4 लोग इकट्ठा होकर के चर्चा नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। ठीक है, समूह नहीं बना सकते हैं, कहीं एक साथ में आ जा नहीं सकते हैं, किसी भी तरीके की गैदरिंग पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और कमान दे दी गई जनरल डायर को। जनरल डायर जिसको कि भारतीय इतिहास में द बुचर ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है। द बुचर ऑफ अमृतसर अर्थात अमृतसर का कसाई भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, इसको जो है समझने के लिए हमको थोड़ा सा जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी महत्वपूर्ण वो समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जलियांवाला बाग 10 अप्रैल की ये घटना है और उसके बाद में क्या होता है जो है बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है जिसमें सैफुद्दीन, किचलू, सतपाल और बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिनको पकड़ करके बंदी बना लिया जाता है। इन सारी चीजों का विरोध करने के लिए ठीक है जो है लोग इकट्ठा होने लगे। मार्शल लॉ लगाया गया जब जनरल डायर के द्वारा तो ये मुनादी करवा दी गई है ना, शहर में मुनादी करवा दी गई कि जो है कोई भी व्यक्ति एक जगह पर या 2-4 व्यक्ति एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का कानून लगाया जाता है, मार्शल लॉ लगाया जाता है। लेकिन ये सूचना सभी लोगों तक नहीं थी, गांवों में लोगों तक नहीं थी, किसानों के पास में नहीं थी, सभी लोगों तक ये सूचना नहीं पहुंच पाई थी। ठीक है, और सभी लोगों तक ये सूचना न पहुंच पाने का परिणाम क्या हो गया, 13 अप्रैल का दिन था। 13 अप्रैल का दिन जो है वो बैसाखी का दिन था और उस दिन जो है वो सभी लोग अमृतसर के निकट
एक जो जलियांवाला बाग का जो स्थान है उस जगह पर जो है वो इकट्ठा होते हैं दो कारणों से। केवल यही नहीं था कि वो केवल बैसाखी बनाने के लिए साथ ही साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए इस काले कानून का विरोध करने के लिए भी, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लागू किए गए इस काले कानून का विरोध करने के लिए भी, और साथ ही साथ में वो एनुअल जो फेयर था, है ना, बैसाखी का, उस एनुअल फेयर को अटेंड करने के लिए ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं एक जगह पर। ठीक है, सभी लोग जो है, महिलाएं, बच्चे और जो है राष्ट्रवादी नेता, सब सारे लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसी दशा में क्या होता है कि जनरल डायर को ये बात जब पता चलती है, वो यहाँ पर आता है अमृतसर के इस मैदान में, इस ऐतिहासिक मैदान में। ठीक है, और वो वहां पहुंचने के बाद में सबसे पहला काम जो वो करता है, एग्जिट पॉइंट को सील कर देता है, एग्जिट पॉइंट को क्लोज कर देता है ताकि कोई भी बाहर ना निकल पाए, और बहुत ही क्षणिक भर के लिए, है ना, वो लोगों को मौका देता है कि वो यहां से निकल जाए, जो कि बहुत ही कम था, पर्याप्त नहीं था। और उसके बाद में शुरू हो जाता है उसका अत्याचार का काम। वो उस भीड़ पर ओपन फायर का आदेश दे देता है, जिसके तहत जो है वो जो ब्रिटिश जो सेना के जवान थे, ठीक है, वो सब इस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें बलूच भी थे, है ना, सिंध के भी थे, पठान थे, गोरखास थे। ये सारे जो टुकड़ियां होती हैं, ये सब जनरल डायर के नेतृत्व में वहां पर जाती हैं, और जनरल डायर के आदेश से इस भीड़ के ऊपर गोलियां चलाने लगती हैं। और जब गोलियां चलती हैं तो बहुत सारे लोग इसमें हताहत होते हैं, कई सारे लोग इसमें मारे जो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उस ऑफिशियल रिकॉर्ड के अनुसार जो संख्या बताई गई है उसकी अपेक्षा भी कई सारे या अधिक लोग मारे जाते हैं, बहुत लोग घायल होते हैं। बहुत कठोर जो है तरीके से जो है ये हत्याकांड किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसको जो है वो कसाई क्यों कहा जाता है। वो इस बात की, या जो ये घटना करता है, इस घटना को सही ठहराने के लिए वो ये कहने की कोशिश करता है कि नैतिकता की पुनर्स्थापना के लिए उसने इस तरीके का कार्य किया है। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से नैतिकता की पुनर्स्थापना करने का कार्य जनरल डायर के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जनरल डायर जो है वो जब ये कांड करता है, ये काम करता है, तो निश्चित रूप से ये लाजमी हो जाता है कि भारत में उसका विरोध होना है। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा यह आह्वान किया जाता है हर जगह पर कि इस तरीके की घटना की निंदा की जानी चाहिए और इस तरीके की चीजों का विरोध होना चाहिए। ठीक है, लोग जो है, जब लोगों तक ये समाचार फैलता है, पूरे उत्तर भारत में इस तरह की घटना को का जो है वो विरोध किया जाने लगता है। कैसे विरोध किया जाने लगता है? देयर वर स्ट्राइक्स, हड़तालें करने लगते हैं लोग, क्लासेस, उनके बीच में टकराव होने लगता है। विद द पीपल अटैक ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाने लगता है। जगह जगह जो है वो तोड़ फोड़ की जाने लगती है। ठीक है, रेलवे के जो बिल्डिंग्स थे, पोस्ट ऑफिस जो थे, इन सारे जगहों पर क्या होता है, इन सारे जगहों पर जो है भीषण रूप से वो हिंसा की घटनाएं भी हमको कहीं कहीं देखने को मिलती हैं। ठीक, और उसके बाद में अब ये जो है हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया हो रही है। ठीक है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा कार्य कर रही है जो कि जो है भारतीय राष्ट्रवाद के एकदम से खिलाफ है, जो कि भारतीय राष्ट्रवादियों के एकदम से खिलाफ है, जो कि भारत की जनता के खिलाफ है, इन लोगों को दंडित करने का, पनिश करने का, अपमानित करने का जब वो काम करती है, तो इसका विरोध भारतीयों के द्वारा किया जाता है। और जब भारतीय इसका विरोध करते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान, सत्याग्रह के दौरान, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसको अपोज करने का काम करती है। यहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो भारतीयों को अपमानित करने के लिए और इस तरीके के विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको कुचलने के लिए जो है वो अपना पूरा जोर लगा देती है। ठीक है, और क्या करती है? द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। किस तरीके से वो ब्रूटल रिप्रेशन करती है? सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेरराइज पीपल, लोगों को जो है वो ह्यूमिलेट करती है, उनको आतंकित करने का काम करती है। ठीक है, लोगों को
बर्बरतापूर्वक पीटा जाता है, ठीक है, उनको पकड़ करके जेलों में डाल दिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन ग्राउंड, है ना, जमीनों पर नाक रगड़ने के लिए उनको मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है। एक तरीके से ये एक अत्याचार था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। उनको जो है स्ट्रीट्स पर क्रॉल करने के लिए कहा जाता है, ठीक है, ये हाथ की कोहनियों के ऊपर चलने के लिए, ठीक है, और साथ ही साथ में उनको सलाम करने के लिए, सल्यूट, है ना, सल्यूट करने के लिए कहा जाता है। पीपल वे फ्लॉग्ड, यानी उनके ऊपर कोड़े बरसाए जाते हैं, जगह जगह पर जो है जहां पर लोगों को पकड़ा जाता है उन लोगों के ऊपर कोड़े चलाए जाते हैं, ठीक है। और एक और भी जो है महत्वपूर्ण या दुखद घटना होती है जो कि गुज्जरवाला पाकिस्तान में इस समय पंजाब प्रांत में था, इस समय जो है वो पाकिस्तान प्रांत में है, ठीक है। तो उस जगह पर जो है वो बॉम्बार्डिंग की जाती है। ये सारी चीजें जब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है तो इसका जो है वो सीधा सीधा असर जो यहाँ के लोगों के ऊपर पड़ता है और खास तौर से महात्मा गांधी जी के ऊपर पड़ता है। महात्मा गांधी जी एक तो ये देख रहे थे कि सत्याग्रह का जो आंदोलन हमने सत्य और अहिंसा के आधार पर लोगों को चलाने के लिए कहा था, ठीक है, वो आंदोलन अब जो है अहिंसात्मक ना होकर के हिंसात्मक हो गया है। लोग जगह जगह पर जो है वो रेलवे स्टेशनों पर, पोस्ट ऑफिसेस पर और गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर हमला करने लगे हैं, ठीक है, अधिकारियों के ऊपर अटैक करने लगे हैं। तो वो हिंसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे जो भी आंदोलन हो, जो भी विरोध प्रदर्शन हो, वो शांतिपूर्ण तरीके से और जो है एक साथ में हो, ठीक है, ताकि इसका सीधा असर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर पड़े। यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखने वाली है कि इस आंदोलन में सभी वर्गों का, सभी लोगों का एक समान जो है वो सहयोग नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है महात्मा गांधी जी को बहुत ही ज्यादा दुखी करती हैं और दुखी होकर के वो इस सत्याग्रह आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं। सीइंग द वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, वो इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर देते हैं और यह आंदोलन वापस ले लिया जाता है। महात्मा गांधी जी को ऐसा लगता है कि ये समय ऐसा है जब कि अकेले हम अगर आंदोलन करें तो सफल नहीं हो सकते। इसमें सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ में आना होगा। ये आंदोलन जो है केवल अगर जो शहरों तक ही रह जाएगा तो ये सफल नहीं हो सकता, हमें स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, हमारा जो उद्देश्य है वो सफल नहीं हो सकता। इसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि इसमें गांव से, देहातों से, है ना, हर एक क्षेत्र से जो है वो लोग पार्टिसिपेट करें, एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए, एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाया जाए और साथ ही साथ में जो है भारत में एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिसमें लोग अलग अलग धाराओं में ना बटे हों। अलग अलग धाराओं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हिंदू जो है वो अपनी मानसिकता को लेकर के जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मुस्लिम्स जो है वो अपनी मानसिकता को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसी दशा में महात्मा गांधी जी की ये इच्छा थी कि इनको साथ में लाया जाए और मिलजुल करके एक बड़ा आंदोलन चलाया जाए जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जमी हुई जो जड़ें हैं भारत में उसके ऊपर सीधा प्रहार हो सके, सीधा हमला हो सके और इनको उखाड़ करके बाहर फेंका जाए, ठीक है। और ऐसी दशा में महात्मा गांधी जी को अवसर मिल जाता है। अवसर कैसे मिल जाता है? खिलाफत आंदोलन के जरिए और असहयोग आंदोलन के जरिए। तो खिलाफत आंदोलन हम लोग जो है वो अगले टॉपिक में पढ़ेंगे और उसके बाद में असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन को लिखते समय जो है आपको 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। जैसे सबसे पहले अगर आपने ये लिखा नेशन वाइड सत्याग्रह के बारे में, तो रॉलेट एक्ट के बारे में आपको थोड़ा सा बता देना है, ठीक है। और रॉलेट एक्ट के बारे में बताने के बाद में फिर आपको गांधी जी के द्वारा जो नेशन वाइड सत्याग्रह चलाया गया है उसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। तो ये बात आपको ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, जो है जैसा कि हर बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो इस बार भी मैं आपसे जो है वो 2 क्वेश्चन पूछूंगा। एक पहला तो ये कि आप हमको ये बताएं कि ये जो प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है, ये घटना कब की है, ठीक है, डेट सहित आप हमको बताएंगे। और दूसरा, रॉलेट सत्याग्रह क्या है, ठीक है। 2 लाइन में आप हमको लिख करके बताएंगे, बहुत ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। आप नीचे का जो कमेंट बॉक्स है, ठीक है, उसमें आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो जो है अगले टॉपिक हमारा जो होगा वो होगा हमारा खिलाफत मूवमेंट, ठीक। थैंक यू।